अमेरिका में शटडाउन के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। H-1B वीजा की $1 लाख फीस वाली नई नीति से कई अमेरिकी कंपनियों की नींद पहले से उड़ी हुई थी और अब अगर 25% वाला हायर एक्ट भी लागू हुआ तो आउटसोर्सिंग महंगी पड़ेगी, जिसने कंपनियों की टेंशन में इजाफा कर दिया है। ऐसे में वो महंगे ऑनशोर टैलेंट से बचने के लिए अपना काम ही भारत में शिफ्ट कर सकती हैं। भारत में 1700 के आसपास वैश्विक क्षमता केंद्र पहले से चल रहे हैं। AI, साइबर, प्रोडक्ट एनालिटिक्स तक के हाई वैल्यू काम वहां हो रहे हैं, तो स्केल अप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट दोनों तैयार हैं। बड़े नाम जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, वॉलमार्ट पहले ही यहाँ टीम्स बढ़ा रहे हैं। H-1B महंगा होने के बाद और रोल्स यहाँ आना स्वाभाविक है, खासकर फिनटेक और क्लाउड जैसे डोमेन्स में। अगर 25% आउटसोर्सिंग टैक्स वाला प्रस्ताव कानून बन गया तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत से स्किल्ड वर्कर्स को लाने का खर्च बढ़ जाएगा। ऐसे में वो खुद भारत का रुख कर सकती हैं। इससे अमेरिका को कितना नुकसान होगा और भारत को क्या फायदा होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी नीरज कुमार। स्वागत है नीरज अनकही में। जी धन्यवाद। ये जो खबर आ रही है कि अब ये कंपनियां परेशान होंगी अगर अमेरिकी कंपनियां और वो इंडिया में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगी, तो ये इस खबर को हम लोग कैसे देखें? हमारे लिए फायदा होने वाला है आने वाले सालों में? देखिए ऋचा जी, सबसे अहम बात यह है कि अभी बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर नहीं है। चाहे H-1B वीजा शुल्क की बात करें या हायर एक्ट जिसकी बात अमेरिका में की जा रही है कि अगर आप बाहर से आउटसोर्स करते हैं और उस आउटसोर्सिंग के लिए जो सर्विस अगर अमेरिकन कस्टमर लेता है, उस सर्विस के लिए अमेरिकी टैक्स पेयर को अगर पैसे देने होते हैं तो उस पर आपको 25% आपको टैक्स पे करना होगा, यानी टैरिफ देना होगा। लेकिन ये सब सारी चीजें, हायर एक्ट तो आगे की चीज है, अभी पारित नहीं हुआ। लेकिन H-1B वीजा शुल्क की अगर बात करें तो उसके लिए तमाम जो कंपनियां हैं वो वे आउट निकालने की तैयारी में है, क्योंकि बहुत अभी तुरंत प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे H-1B वीजा होल्डर हैं। क्योंकि भारत के पास जो संख्या है H-1B वीजा की वो 70% के आसपास है, 72 71। दूसरे नंबर पे बहुत दूर 12% के आसपास चीन है, क्योंकि चीन के लोग जी बिल्कुल। दूसरी अहम बात आपको इस बारे में बताऊंगा, जो 70 से 71% है उसमें भी 65 to 70% IT इंडस्ट्री में है, और वो संख्या H-1B एक हमारे पास 71% है और उसमें भी 65 से 70% का, उससे भी कभी ज्यादा, क्योंकि ये एक आकलन होता है, वो नंबर आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, तो वो हमारे पास बहुत ज्यादा है। अब वे आउट निकालने के लिए क्या किया जा सकता है? अभी जो नंबर्स हैं अलग अलग रिपोर्ट्स में, अमेजॉन जो कि भारत की कंपनी नहीं है, उसके पास सबसे अधिक नंबर है। अच्छा, दूसरे नंबर पे नो टोटल H-1B वीजा का, उसमें इंडियंस भी होंगे। इसके अलावा जो 71% H-1B वीजा है उसमें दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हो सकती है, भारत की भी और दूसरे देशों के भी। और तीसरी अहम बात यह है कि जो अमेजॉन के अलावा दूसरे नंबर पे भारतीय कंपनी है TCS, जिनके पास 5500 के आसपास H-1B वीजा है। और भारत के विप्रो हुई, इन्फोसिस हुई, टेक महिंद्रा हुई, ये सब कंपनियां हैं जिनके पास वीजा है। तो ये वे आउट क्या निकाल सकते हैं? एक तो कि उसी देश में, यानी अमेरिका का कानून है, ये अमेरिका का आदेश है, अमेरिका के लोगों को अपनी कंपनियों में भर्ती कर सकते हैं, थोड़ा हद तक ये लोग कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि नियर ऑफशोर आउटसोर्सिंग कहते हैं, जो या तो कनाडा में या मैक्सिको में, कोस्टा रिका में, लैटिन अमेरिका के जो देश है वहाँ अपने केंद्र बनाकर आउटसोर्स सेंटर बना दे और वहाँ से उनके लिए काम करे। वहाँ करने का फायदा ये होता है कि अमेरिका का टाइम जोन मिल जाता है, इसके अलावा वहाँ का कल्चर जो है वो एक ही तरह का होता है, ये मिल जाता है, और एक डिस्टेंस बहुत नज़दीक होता है। हालांकि जब आप IT इंडस्ट्री की बात करते हैं तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता, क्योंकि भारत से भी आप बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं। तीसरा आप ये वे आउट निकाल सकते हैं, जो बड़ी कंपनियां इस पे काम भी कर रही हैं, वो ये कि भारत से कोरोना काल में हमने देखा था कि कैसे वर्क फ्रॉम होम का जो चलन है वो बढ़ा है, तो उसके तहत काम कर सकती हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे पहलू हैं, उनके पास विकल्प है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये 3 जो काम है उस पर ये सारी कंपनियां भी काम कर रही हैं। और दूसरा आपने कहा कि अगर वहां हायर एक्ट के तहत आने वाले महीनों में, नए साल में अगर हायर एक्ट लागू होता है तो बिल्कुल उसका 2 तरीके से फायदा हो सकता है। एक ये कि आप अगर अमेरिकी कस्टमर के लिए या अमेरिका जो सर्विस लेता है उस पर आप 25% का टैक्स लगाते हो, तो इसका एक साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि अमेरिका में जो कंपनियां काम करती हैं वो कुछ कंपनियां अपने सेंटर भारत में ला सकती हैं। ये अभी देखना होगा, क्योंकि कंटूर्स क्लियर नहीं है अभी
इस पूरे हायर एक्ट के, लेकिन H1B वीजा को लेकर तमाम कंपनियां तैयार है। लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं, छोटी कंपनियां हैं, क्योंकि 90 के दशक में 1990 में ये H1B वीजा का कॉन्सेप्ट आया था, बीच में नंबर बहुत हाई चला गया था, 1,95,000 के आसपास चला गया था। अभी जो है 65,000 है सालाना जो वो नंबर रखते हैं, और 20,000 उनको देते हैं जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी से या तो मास्टर्स करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट या वो करते डॉक्टरेट करते हैं, उनके लिए वो 20,000 का निर्धारित है। तो ये सारे पहलू हैं जिस पर भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। लेकिन एक बात है कि भारतीय कंपनियों के लिए चुनौती है, स्टार्टअप्स के लिए बहुत चुनौती है, क्योंकि स्टार्टअप्स का जो इकोसिस्टम होता है, अगर आपको अमेरिकी प्रोजेक्ट के लिए काम करना है और आपको 20 से 30 लोगों को भेजना है, तो आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि 88 लाख रुपया वन टाइम फी भी आप खर्च कर सके। तो बड़ी कंपनियां तैयार हैं वो इस चुनौती को लेने के लिए, लेकिन छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए दिक्कत हो सकती है। तो अगर भारत एक बड़े विकल्प की तरह निकलता है, जो 1700 ग्लोबल सेंटर्स की हम बात करें, ये बढ़ सकते हैं या यहाँ ज़्यादा हायरिंग हो सकती है, तो हमें फ़ायदा है फिर तो? बिल्कुल इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आप अपने घर में, क्योंकि अमेरिका में जब आप लोगों को भेजते हैं तो वहाँ खर्च आपको बहुत अधिक करना पड़ता है। जैसे $2 लाख और 1 लाख अगर फी $1 लाख का फी आप देते हैं, तो आप मान लीजिए कि यहाँ से कोई वर्कर जाता है अमेरिका में, तो उसको आप $1 लाख भी देते हैं, और अमेरिका का कोई है, उसको अगर आप $2 लाख देते हैं, तो इस बीच का जो फर्क है $1 लाख का, अगर अब वो फी में चला जाएगा, तो जो यहाँ से लोग जाते हैं, जो फ्रीडम अपने लाइफ को लेकर महसूस करते हैं, अपने सेविंग्स को लेकर महसूस करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग H1B वीजा पे जाते हैं, परिवार के लोगों को भी ले जाते हैं, तो वो जो फ्रीडम है, अब उस फ्रीडम में कहीं ना कहीं लिमिटेशन तो होगी, लेकिन यहाँ वो ग्लोबल सेंटर खुलेंगे तो उसका फायदा बहुत मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें अभी हम लोग को देखनी होंगी, क्योंकि H1B वीजा के जो नियम भी आपने देखा होगा, पहले घोषणा होती है, किस तरह से भगदड़ मचती है। विदेश मंत्रालय भी अपने लोगों को जल्द से जल्द, जो भारतीय हैं H1B वीजा के तहत हैं और दूसरे देशों में थे, उनके लिए किस तरह से एक्टिव हुआ कि जब क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन बाद में जब ये पता चला कि वन टाइम है, जो एग्जिस्टिंग H1B वीजा होल्डर है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो फिर दिक्कतें जो हैं, थोड़ी थोड़ी जो चुनौतियां लग रही थी, लिमिटेशन लग रहा था, वो कहीं ना कहीं हल हुई। तो थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, लेकिन 2-3 चीजें इस पूरे H1B वीजा को लेकर क्लियर हो गई। नीरज, मेरा आखिरी सवाल, ये ट्रंप के बार बार ये बदलते मूड स्विंग्स, जिनको अगर हम कहते हैं कि कभी ये कभी वो, कभी मोदी मेरा बहुत अच्छे दोस्त हैं, कभी कुछ, कभी इस तरह से अलग अलग टैक्स टैरिफ्स की धमकियाँ, इंडस्ट्री कैसे रिएक्ट कर रही है और आगे क्या और नुकसान होने की उम्मीद है इसे? देखिए, ट्रम्प भी रिएक्ट कर रहे हैं एक बिजनेसमैन की तरह, और इंडस्ट्री भी रिएक्ट करेगी एक बिजनेस मॉडल की तरह, क्योंकि ट्रम्प का जो मूड स्विंग है, जिस तरह से अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान के नेताओं की जो तारीफ की उन्होंने, इससे पहले अलग अलग देशों के सभी नेताओं को वो ग्रेट ही कहते हैं, तो मूड स्विंग उनका इस बार थोड़ा हमें ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा लंबा कीजिए। बिल्कुल। और अभी आपको जो शटडाउन हुआ, आपको याद होगा पिछली बार जो शटडाउन हुआ था 35 डेज का, जब लंबा वाला, वो मैक्सिको बॉर्डर पे दीवार दिलवाने को लेकर हुआ था, जिसे पारित नहीं किया गया था। वो दीवार देना चाहते थे ताकि ये इमिग्रेशन की समस्या है, तो वो किस हद तक जा सकते हैं उसका अंदाजा आपको पिछली और अभी के टर्म में लग सकता है। बिजनेस के जो खासकर आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर्स की बात करें जो मेडिकल सेक्टर में जाते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि व्हाइट हाउस ने और अमेरिका ने ये क्लियर कर दिया है कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी H1B वीजा, या उनके नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात साफ है कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है हमारा, वो इसके लिए बहुत दिनों से तैयार था, क्योंकि ट्रम्प की जो नीति थी, चाहे चुनाव प्रचार के दौरान या उसके बाद जब वो सत्ता में आए, तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी कर रहे थे। इसके और जो मॉडल है, जो हमें जानकारी मिली है, इसकी और तैयारी, जैसे बहुत सारी कंपनियों के जो ऑफिसेज हैं अलग अलग बगल के देशों में हैं, वहाँ भी लोगों को भेज सकते हैं अगर उनको H1B वीजा नहीं देना है, न्यू एप्लीकेशन नहीं देना है। इसके अलावा अपने जो कस्टमर, अपने जो इनके एम्प्लॉयर हैं दूसरे देशों में, उनका ट्रांसफर दूसरे वीजा पे ले सकते हैं, इसका भी विकल्प मौजूद है। तो कंपनियां तैयार हैं, हाँ, उनके जो टर्नओवर है, जो उनका आउटपुट है, जो आमदनी है, उस पर कुछ परसेंटेज का असर पड़ सकता है शुरुआती दिनों में। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊंगा कि जो अभी तक एक एम्प्लॉय का खर्चा है वीजा पे, अब तक होता था 0.02 से 0.03 0.05%, वो इसके बाद भी 0.3 से 1% तक जाएगा।
बड़ा छलांग है। अगर पैसों में आप रुपए में देखो तो या डॉलर में देखो तो बड़ी छलांग है, लेकिन अगर उनके एम्प्लॉय कॉस्ट के आधार पे देखें तो वो बड़ा नहीं है। तो कंपनियों ने अपनी तैयारी की है, बिल्कुल ये चुनौतीपूर्ण वक्त है। और ये जो हायर एक्ट की बात हो रही है जिसके साथ आपने शुरुआत की, अगर वो लागू होता है तो तुरंत ऐसा नहीं होगा कि कंपनियां भारत की तरफ रुख कर जाएंगे, तमाम चीजों को देखेंगे। और इसके साथ एक और बात, कनाडा, यूके, जर्मनी के राजदूत जो हैं फिलिप एकरमैन, उन्होंने तो अभी हाल ही में कहा है कि हमारे देश के दरवाजे टैलेंटेड लोगों के लिए खुले हुए हैं। तो यहाँ से हमारे लिए पॉजिटिव साइन भी है। और चीन ने के वीजा की शुरुआत की अभी 1 अक्टूबर को स्टेम वर्कर्स के लिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से जुड़े लोग हैं। लेकिन चीन में आपके लिए बहुत सारी चुनौती है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि अमेरिका में 50 लाख के आसपास भारतीय समुदाय के लोग होते हैं, तमाम लोग। वहाँ 50,000 हैं सिर्फ। और मेनलैंड चाइना में 50,000 बहुत कम संख्या होती है। वहाँ भाषाई दिक्कत है, आपको कल्चर की दिक्कत है। इसके अलावा वहाँ का जो सिस्टम है उसमें आपको अपने आप को अडेप्ट करना बहुत टफ है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि चीन से हम सीमा तो साझा करते हैं, लेकिन नजदीक की बात जब आती है तो अमेरिका से ज्यादा नजदीक पाते हैं। इसीलिए भारत सरकार कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना चाहती जिससे ट्रंप नाराज हो। अपने हितों की हम बात जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहते जिससे अमेरिका नाराज हो। और अभी एक बात बताना चाहूंगा, अभी यूएस एम्बेसी का एक कार्यक्रम था, वहां भी जो अधिकारी थे टॉप लेवल के, उन्होंने पॉजिटिव नोट पे ही अपनी बातें रखी थी। आधिकारिक तौर पे वो हम बोल नहीं सकते उन्होंने क्या क्या कहा, लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा कि भविष्य में भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो मजबूती की तरफ वो देखते हैं। बिल्कुल, ट्रम्प की बयानबाजी कुछ भी चलती रहे, लेकिन जो एक अलग बातचीत चल रही है, वो सब चल रहा है, वो ठीक चलता रहता है, उसमें कहीं कोई बिल्कुल। ट्रम्प के मामले में आपके सवाल पे एक इंडिविजुअल डिप्लोमेसी होती है और एक इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेसी होती है। तो अभी अमेरिका का जो सत्ता है वो इंडिविजुअल डिप्लोमेसी से गाइड हो रहा है, न कि इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेसी से। तो इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेसी के जो लोग हैं, अगर 2-3 लोगों को छोड़ दे ट्रम्प के अलावा, तो वो ट्रम्प की राह जरूर पकड़ रहे हैं। लेकिन बाकी जो इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेसी से जुड़े लोग हैं वो बहुत संभल के अपना बयान दे रहे हैं और कदम भी उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नीरज, इतनी क्लैरिटी देने के लिए। और आगे कुछ मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत इस पर नजर रखनी होगी। एक तो शटडाउन, बिल्कुल, शटडाउन का क्या इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल, शटडाउन तो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। हालांकि इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं 80 के बाद, ये 15वीं बार है। लेकिन एक चीज खास तौर पे देखना होगा कि जिस बात को लेकर आप चिंतित हैं यहाँ कि ट्रम्प का मूड कैसे स्विंग करता है, तो आपको अंदाजा लग सकता है कि अंतिम जो शटडाउन लागू हुआ था वो ट्रम्प के शासनकाल में हुआ था, और बीच में बाइडेन के शासनकाल में कोई भी शटडाउन नहीं हुआ। और अभी वहाँ की घरेलू राजनीति का भी नतीजा है मौजूदा शटडाउन। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, धन्यवाद।